वेलकम टू भावनामुख, वेलकम टू डेवलपमेंट चैनल, वेलकम टू सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़। हम लोग इसलिए न्यूज़ कवर करने नहीं जाते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा उसके आंसर में आपने क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा इसके आंसर में आपने क्या कहा, ममता जी ने क्या कहा इसके आंसर में आपने क्या कहा, नीतीश जी ने क्या कहा। एक्चुअली देश का प्रॉब्लम शायद 72 साल से पहले से है और इस 72 साल में जितने भी ह्यूमन राइट संगठन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी श्रमिक संगठन हैं, इन्होंने जॉइंटली कुछ नहीं कर पाए देश के लिए, इसीलिए आज भी रास्ते में हैं। तो हमारा क्वेश्चन हरदम यही रहता है कि ये लोग सबको ही मिलकर कुछ कर सकें देश के लिए। जब तक आप देश को समझिएगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं पंजाब में मूवमेंट हो रहा है, हरियाणा में मूवमेंट हो रहा है, बंगाल में मूवमेंट हो रहा है। ये नहीं कहते हैं कि इंडिया में मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट क्या हो रहा है कि आप 3 बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि गलत है। या आपको भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है। तो गवर्नमेंट ऐसा बिल लाता ही क्यों है? क्योंकि वो 3% पीपल को सर्व करता है एंड विद इन 5 years ऑफ टाइम ये लोग 10% पीपल के पास ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि यही 10% पीपल इंडिया को चलाते हैं। अब 90% पीपल जो हैं, जो लोग श्रमिक संगठन हैं, जो लोग किसान संगठन हैं, जो लोग स्टूडेंट संगठन हैं, जो लोग बैंक के कर्मीज़ हैं, ये लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इनको हरदम ये लगता है, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के पास ही अपना सब ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, आपकी घर की माँ जो आपका देखभाल करती हैं, आप जब अमेरिका चले जाते हैं वो माँ इंडिया में रह जाती है। तो हमारा देश का जो यूनियन है वो भी इतना ही असहाय है कि वो किसी को बड़ा करता है, जब उसका नौकरी चला जाता है तब बोलता है हम क्या करें, गवर्नमेंट का तो कोई पॉलिसी है नहीं। तो 80 करोड़ आदमी का भी कोई पॉलिसी नहीं है हमारे देश में। वी आर ऑल हेल्पलेस। एक आदमी सोचिए गंगा में डूब रहा है, आप देख रहे हैं खड़े होकर, ये बोलकर कि गवर्नमेंट का जब वो रेस्क्यू टीम आएगा वो उसको बचाएगा। वो आदमी डूबता डूबता डूबते ही जा रहा है। ऐसे करोड़ों आदमी रोज़ शहीद भी हो रहे हैं बॉर्डर में। किंतु आपने कभी किसी को सुना है कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि बॉर्डर में एक भी आदमी नहीं मरेगा? हम लोग बोलते हैं पीस चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। स्टेटमेंट से क्या होने वाला है? आपने क्या कोई एग्रीमेंट पेपर सिटीज़न के तरफ से, आपके तरफ से, सिटीज़न लोग का यूनाइटेड फोरम होकर हमने क्या पीएम को कोई चिट्ठी दिया है, प्रेसिडेंट को कोई चिट्ठी दिया है? डिक्लेरेशन ऑफ पीस बिटवीन कंट्रीज़, you have to sign, there will be no casualty among the armies। तो आर्मी का बजट अगर 1000 करोड़ का है तो वो 100 करोड़ में आ जाएगा। ये जो 900 करोड़ रहेगा वो देश के हर गरीब आदमी को बड़ा आदमी बनाएगा। हम 15 लाख का बात नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट वापस देगा। हमने रिजू जी को एक क्वेश्चन किया जो अभी आप लोग सुनिएगा, पहले सुन लीजिए, फिर आई विल कम टू द पॉइंट अगेन। একটা কথা, অনেকগুলো ধর্ম আমাদের দেশে, এখনো সেই ধর্মরা মানুষদেরকে এক করতে পারেনি। তাহলে এত যে আমরা জ্ঞানের বাণী শুনি, আমাদেরকে এক করতে পারলো, এখনো অসহায় মানুষ রাস্তাতেই আছে। এটা নিয়ে যদি কিছু বলেন। দেখুন, এটা আমাদের সকলকে বুঝতে হবে যে সরকার সবার দায়িত্ব নিতে পারবে না। দায়িত্ব মানে সবাইকে সব কিছু দিতে পারবে না। আমাদের নিজের দায়িত্ব রয়েছে, আমাদের হাত পা রয়েছে, পরিশ্রম করে আমাদের কামাতে হবে। ধর্মীয়ভাবে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে আলস্য দায়িত্ব আনে পাপে আনে দুঃখ। মানুষকে অলসতা ত্যাগ করে নিজে নিজে কাজ করতে হবে। নো ডাউট বাংলার মধ্যে কিছু কাজ হয়েছে, অনেক কাজ বাকি আছে। এটা সরকার, বাংলা সরকার যাই বলুক, অনেক কাজ বাকি আছে, কিন্তু বাংলা সরকার এই কাজগুলো করার জন্য বদ্ধপরিকর আমরা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি। এনআরসি যদি গভর্নমেন্টের এজেন্ডা হয় তাহলে সব ধর্মের মানুষ মিলে কোনো এজেন্ডা সামনে নেই কেন? ধর্মীয় গভর্নমেন্টের এজেন্ডা হচ্ছে, আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এজেন্ডা হচ্ছে হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগি আলাদা করার। আমাদের এজেন্ডা কি? আপনার এজেন্ডা কি? আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে অহিংসা পরম ধর্ম। আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমাদের এজেন্ডা হচ্ছে প্রত্যেকটা নাগরিক আমার বাংলার নাগরিক, প্রত্যেকটা নাগরিক বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সন্তানের মতো, ভাইয়ের মতো, পরিবারের মতো। আজকে আপনি যে কথাটা বলছেন অহিংসা পরম ধর্ম, বার্মাতে মিলিটারি রুল,
পুরো বিশ্ব জুড়ে মিলিটারি শাসন, সাধারণ মানুষের কোনো রোল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দেখুন বার্মাতে যা হচ্ছে তা নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, যা হয়েছে তা নিয়ে প্রতিবাদ আমরা করেছি। আমাদের রোহিঙ্গা ভাই বন্ধু অত্যাচার হয়েছে তা নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমেছি, আমরা আন্দোলন করেছি। আমি একদম বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আমরা আন্দোলন করেছিলাম। আজকে মিলিটারি রুল হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক ব্যাপার, পলিটিক্যাল ব্যাপার, সেখানে আমাদের ইনভলভমেন্ট নেই, সেটা বার্মার নিজের ব্যাপার, বার্মা নিজের বুঝবেন। কিন্তু আমরা চাই আমাদের এই বাংলার যে নির্বাচন, এই বাংলার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তি দূর হতো, বাংলায় অসাম্প্রদায়িক শক্তি সকল মানুষকে, সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলার শক্তি এগিয়ে আসুক, এটা আমাদের অনুপ্রেরণা। ধন্যবাদ। यू हर्ड रिजू जी, आपको क्या लगा जो आपको उत्तर मिला? हम ये क्वेश्चन करते ही क्यों हैं? रिलीजियन लीडर तो हमारे देश में हज़ारों साल से हैं। कभी आपने देखा क्या कोई मुस्लिम संगठन जैन संगठन के साथ काम कर रहा है? ये दोनों संगठन बौद्ध संगठन के साथ काम कर रहे हैं, ये सब संगठन सिख संगठन के साथ काम कर रहे हैं, ये लोग सबको मिलकर कोई पारसी संगठन के साथ काम कर रहे हैं। ये जो रिलीजियन है ये है ही क्या? कुछ रिचुअल्स ही तो है। आपको कैसे पैसा बनाना है, जैसे जैन समाज में पैसा छोड़कर कुछ है भी नहीं। हमने 8 महीना से कोशिश किया जो जैन लोग को इकट्ठा कर सकें, कोई एक प्लेटफॉर्म में ला सकें जहाँ पर एक दूसरे को हेल्प कर सकें। मेरे ही मम्मी का एक ऑपरेशन 2 बार हो गया, पहले एक पैर टूटा फिर दूसरा वाला टूटा। तो कौन खड़ा हुआ? देश का आदमी तो खड़ा नहीं हुआ, घर वाले ही खड़े हुए। तो हम लोग जब तक देश के आदमी को नहीं जोड़ेंगे कोई भी संगठन के साथ, यही क्वेश्चन हमने सिंह जी को किया। अब आप उनको सुनिए। सिंह साहब, एक ही क्वेश्चन था। बंगाल में आपको स्वागत है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। हमारा इंडिपेंडेंस का तो 72 साल हो गया, कल शायद 100 दिन हो रहे हैं आप लोग के मूवमेंट का सिंधु बॉर्डर में। तो हम लोग अभी रास्ता में क्यों है? गवर्नमेंट तो एक तरफ अच्छा नहीं चाहता देश का, बट नागरिक तो आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो नागरिक को जुड़ने के लिए कुछ बोलिएगा क्या? जो देश, देखिए इस देश में चाहे वो किसान है, मजदूर है, मुलाजिम है, विद्यार्थी है या नौजवान है, सभी लोग परेशान हैं सरकार की जनविरोधी नीतियों से। ख़ास तौर से जब 1991 के बाद जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई है, उसके तहत देश का जल जंगल ज़मीन बेचा जा रहा है और जितने भी पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं एक एक करके वो निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। और जब से मोदी सरकार आई है, पिछले 7 साल हो चले हैं, तो इन्होंने तो नीतियों को और तेज़ कर दिया है, जिसके चलते करोड़ों लोगों का रोज़गार चला गया। जैसे नोटबंदी हुई, GST हुआ, और जितने बड़े अदारे हैं, रेलवे है, एयर इंडिया है, LIC है, BSNL है, सभी को प्राइवेट कंपनियों को बेच डाला है। और अब जो 3 कृषि कानून लेकर आए हैं, जिसके तहत देश के जो 70% लोग हैं जो सीधे रूप से खेती से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर बहुत बड़ी मार पड़ेगी। क्योंकि ये कॉरपोरेट जो एग्रीकल्चर मॉडल दुनिया में जहाँ भी लागू हुआ, उसने छोटे और दरमियाने किसान को ख़त्म कर दिया। और हमारे देश में तो 86% जो किसान हैं वो छोटा और दरमियाना और गरीब किसान है। तो जो दुनिया में जहाँ ये मॉडल लागू हुआ, 30,000 एकड़ 50,000 एकड़ के फार्म बने हैं, वही मॉडल जो अब 3 खेती कानूनों के साथ लाना चाहते हैं, जिसके तहत अब तक का सबसे बड़ा उजाड़ा होगा, अब तक का सबसे बड़ा रोज़गार छीना जाएगा। करोड़ों किसानों को ज़मीन चली जाएगी, करोड़ों जो खेत मजदूर हैं उनका काम चला जाएगा। तो आपने बोला कि 100 दिन हो गए, ये बात ठीक है कि 100 दिन हो गया दिल्ली के बाहर बैठे हुए, और 250 के करीब किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, उनकी जानें जा चुकी हैं। लेकिन मोदी सरकार जो एक फासिस्ट सरकार है, लोगों की बात नहीं मानना चाहती, वो उन लॉज को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही बात आज हम यहाँ बंगाल में लेकर आए हैं कि देश की आज़ादी में और बड़ी मूवमेंटों में बंगाल का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। तो आज जो खेती बचाने के लिए लड़ाई चल रही है, उसमें भी बंगाल के लोगों को साथ देना चाहिए बड़ी गिनती में।
यही बातचीत करने आज हम अपने बंगाल के भाइयों के साथ आए हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोग कोई ऑल ओवर इंडिया एक कोऑपरेटिव का सोच रहे हैं क्या नहीं, ताकि नागरिक भी आपके साथ जुड़कर आपका प्रॉब्लम हल कर सके, अगर गवर्नमेंट नहीं भी सकता है तो? देखिए, कृषि के क्षेत्र में बड़े सुधारों की ज़रूरत तो है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आया वहाँ किसानों की खुदकुशियाँ बढ़ी हैं, कर्जे की समस्या बढ़ी है, और जो हमारा हवा पानी मिट्टी है वो जहरीला हुआ है। तो कोऑपरेटिव खेती भी चाहिए और जैविक खेती भी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, जैसे ये रेलवे का बजट पेश करती थी उसके लिए एक सेपरेट बजट रखती थी, उसी तरह खेती के लिए एक सेपरेट बजट होना चाहिए, ताकि इस खेती क्षेत्र में निवेश बिल्कुल नहीं हो रहा है और सरकार निवेश करने की बजाय अब कारपोरेट को इस क्षेत्र में लाना चाहती है, जिसे हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। सर जी, और एक क्वेश्चन, एमएसपी लेकर जो क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या ऑल इंडिया के लिए एक एमएसपी जारी कर सकते हैं ताकि जो सिटीजन है उसी दाम से वो कृषक से खरीदे, किसान से खरीदे? देखिए, ये किसान तो नहीं कर सकते, सरकार को करना चाहिए। सरकार हर साल 23 फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन 2 ही फसलें गेहूं और धान, वो भी 2 ही सूबों पंजाब और हरियाणा से खरीदती है। तो हमारी मांग है कि एमएसपी सभी फसलों पर दिया जाए और उसकी खरीद की गारंटी की जाए। सारे देश में किसान जो भी बोए एक एक दाना उसका खरीदा जाए। तो अब एनएसएसओ की एक स्टडी है कि 70% किसानों का एमएसपी के बारे में पता नहीं है। तो हम एमएसपी बारे में भी कैंपेन चला रहे हैं। आज इधर भी बात रखेंगे कि अगर एमएसपी और सरकारी खरीद का कानून बनता है पूरे देश में तो इससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। आप लोग एमएसपी जारी कर सकेंगे पूरा? नहीं, हम ये तो सरकार ने करना, हम तो सरकार के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई इसको जारी करे और खरीद की गारंटी करे। आपने सिंह जी को सुना, आपने सिंह जी के, उन्होंने बोला भी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में होना चाहिए, बट उनके लिए भी यही इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट का डिसीजन लेता है। गवर्नमेंट तो गलत डिसीजन ले चुका है, 72 साल से ले रहा है, और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगा वो भी गलत डिसीजन ही लेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है जो 100 करोड़ आदमी के पास पहुंचना कैसे चाहिए। सोचिए, आप एक किसान संगठन है, आपने एमएसपी ठीक नहीं किया, आप जो 23 प्रोडक्ट का बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 50 प्रोडक्ट का, आप लोग ठीक कर दीजिए ना। आप लोग ठीक करके फेसबुक में डाल दीजिए ताकि सिटीजन लोग वही दाम से खरीदे। बाजार वाला लोग जाके कृषक से कितने दाम में चीज़ खरीदेगा ये भी आप फिक्स कर दीजिए। जो वो कृषक से 12 रुपये में खरीदेगा, मार्केट में जाके 18 रुपये में बेचेगा, तो हर सिटीज़न को इतना तो मालूम होगा जो वो चीज़ का कॉस्टिंग क्या है, कृषक से कितना दाम में खरीदना है और कितने दाम में बेचना है। ये तो क्या पहला स्टेप। अब हम लोग सबको ही मिलकर अगर आपके कोऑपरेटिव में डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आपको तो आपका एमएसपी मिल ही गया जो आपने ठीक किया। तो गवर्नमेंट का रोल क्या रहा? गवर्नमेंट का रोल रहा वो पॉलिसी बनाएंगे, किंतु इम्प्लीमेंट तो करेगा देश का आदमी। अगर आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं जो वी द किसान, उसका नाम, उसका एड्रेस, मेरा 5 हेक्टर ज़मीन है, मेरे 5 हेक्टर में ये बनता है, हम इस दाम में बेचेंगे, ये दाम नहीं मिला तो हम बेचेंगे नहीं। आप अगर इस दाम में आज 2021 में ख़रीद रहे हैं तो 2023 में भी अगर देश का जो चीज़ का दाम जितना बढ़ेगा उतना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। इफ़ ही फेल्स टू पे दैट यू विल नॉट सेल, एंड अगर वो ख़रीदना चाहता भी है तो उसको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। आपका क्रॉप फेलियर होता है तो सपोज़ कीजिए कोई 2 लाख आपको दे रहा है तो उसके साथ उसको 15% इंश्योरेंस का भी पैसा देना पड़ेगा। आज तक ये होता आया है कि चाषी लोग इंश्योरेंस देते आए हैं, अब चाषी को इंश्योरेंस पेमेंट करेगा जो खरीदेगा। ये तो आप भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट न्यूज़ का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़ का बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं आपका दिमाग काम में लगाइए। ह्यूमन स्ट्रेंथ से इस ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाला है, इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं हो सकता है। आप बोल रहे हैं सब छोटे चाषी हैं, तो सब छोटे चाषी को 1000 चाषी को एक कर दीजिए। वो जो प्लॉट है उनका, उसको आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दीजिए जहाँ पर देश के आदमी इन्वेस्ट कर सकेंगे।
तो जो किसान जो भी चीज़ पैदा करेगा 10 रुपये में, वो 20 रुपये में बेचेगा, तो 10 रुपये का प्रॉफिट जो करेगा, अगर उसका वो 50% डिविडेंड भी डिक्लेयर करता है तो सबसे ज़्यादा इनकम देशवासी किसान से कर सकेंगे। तो वो स्टील में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो एरोप्लेन में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो दूसरे जगह में दवाई के कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। आज जो 100 करोड़ जो संगठन है जिनको मिला कर ये 100 करोड़ बना है, वो लोग एक क्यों नहीं होते। धार्मिक जो आदमी लोग हैं, रिजू जी जैसे जो आदमी लोग हैं, इनको अभी भी मालूम नहीं है इनका एजेंडा क्या है, ये लोग कैसे देशवासी को एक करेंगे। इनके सामने कोई भी एजेंडा नहीं है। हम एजेंडा दे रहे हैं आपको मेरे प्रोग्राम के माध्यम से। हर घर को सोलराइज कीजिए। आपके मंदिर में जो पैसा आता है, आपके मस्जिद में जो पैसा आता है, आपके चर्च में जो पैसा आता है, प्लस अब देशवासी को बोलिए जो लोग मस्जिद भी नहीं जाते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, चर्च भी नहीं जाते हैं, उन लोग अपने क्लब में, अपने पार्टी ऑफिस में या तो मंथली एक बार टेबल लेके रास्ते के ऊपर बैठकर डोनेशन स्लिप बनाकर 30 रुपया करके ले, 100 रुपया करके लें, ताकि हर घर को आप सोलराइज बना सकें। अगर सोलराइज करते हैं तो आपको CSC को पेमेंट नहीं करना, मैंने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना है। वही CSC का बिल को आप 40% ऑलरेडी काट दीजिए, ताकि हमने लोन लिया, सोचिए हमारे पाड़ा में 1000 आदमी ने 300 रुपये करके देना शुरू किया, तो मेरा घर सोलराइज हो गया। मेरा 800 का बिल आता था, हम पकड़ ले रहे हैं 50% ऑफ कर देंगे, तो हम 400 रुपया देंगे। 400 के साथ 200 रुपया लोन रिपेमेंट करेंगे। लोन भी रिपेमेंट हो गया, मेरा CSC का बिल अगर 400 आया तो मेरे पाड़े का आदमी को नौकरी मिल जाएगा। यही 400 के अंदर अगर 200 रुपये हम किसान के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी 8000 रुपया करके महीना मिल जाएगा। तो हर चीज़ का कॉस्ट कम जाएगा। आज पेट्रोल के ऊपर अगर उनका पावर है गवर्नमेंट का, तो आपका पावर तो बायोगैस के ऊपर है। जितने भी गाय से आपका गोबर निकलता है, ह्यूमन जो वेस्ट होता है जिसको टट्टी बोलते हैं, अगर इसका भी फीड बनाया जाए, बाज़ार से जितना भी वेस्ट निकलता है उसको अगर एक जगह लाके बायोगैस बनाया जाए, तो वहाँ से जो इनकम होगा वो तो आपका होगा, आपके पाड़ा का इनकम होगा। तो हम लोग को भी नया तरीके से सोचना पड़ेगा। 100 करोड़ आदमी असहाय होकर रास्ते में खड़े हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और 3 आदमी इतने इंटेलिजेंट है जिसको लेकर आप लोग इतना स्पीचेस देते हैं, ये बहुत बोरिंग लगता है। आप अपना दिमाग कब लगाइएगा। आप सोचिए PhD करने वाला लड़का किसी मिनिस्टर को बोल रहा है हमको अधिकार दो नौकरी का। अरे आप 20 करोड़ है और 20 करोड़ 3-4 साल में निकल भी गए हैं, तो 40 करोड़ स्टूडेंट अधिकार मांगने के सिवाय, सोचिए ये जो ब्रिगेड का मीटिंग हुआ, ब्रिगेड में 10 लाख लोग आए थे, 10 लाख लोग आने के लिए 100 रुपया करके खर्चा किए थे, और ये लोग 100 रुपया करके महीने का डोनेशन दे सकते हैं। तो 10 लाख आदमी 100 रुपया करके डोनेट करें, जितना पैसा होता है, डनलॉप तो आप लोग ही खोल दीजिएगा। इससे भी बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप सोचिए PF क्या है, आपके सैलरी से कटा हुआ पैसा जो PF में जाके जमा होता है। डनलॉप में अभी भी काफ़ी आदमी को PF ही नहीं मिला है। आपने किसी श्रमिक संगठन को देखा है रास्ते में बैठते हुए, जो हम लोग का PF जब तक नहीं मिलेगा हम लोग रास्ते से ही नहीं उठेंगे, उसका भी 10 साल हो गया। तो आप लोग, हम रिक्वेस्ट करते हैं एज नॉर्मल सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो आप लोग दिमाग लगाइए। बहुत दिन हो चुका गवर्नमेंट से मांगते मांगते, भिखारी तो बन ही गए हैं हम लोग सब कोई। अब थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज़ करके, थोड़ा सा कोऑपरेटिव सिस्टम यूज़ करके, थोड़ा सा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज खोलकर, थोड़ा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलकर देश को एक करने का भी आप लोग प्लान रखिए। आपके हिसाब से आपने बोला BJP के अगेंस्ट में वोट दीजिए, इतना तो समझ में आया, किंतु हम वोट किसको दे रहे हैं? वो आप कोई सेंट को तो वोट नहीं कर रहे हैं। करोड़ आदमी 100 रुपया देकर अगर वो फंडिंग ही करता है, तो हम लोग, आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? नए आदमी लोग को क्यों नहीं पार्लियामेंट में लाना चाहते? वही पुराने आदमी को लाकर अपना भविष्य को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? आपका भविष्य तो आपने बिगाड़ दिया, तो आपके बच्चे का भविष्य भी आप लोग क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? इतना भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। कल हमने नया कुछ भी नहीं सुना, सबका वक्तव्य सुना, सब कोई अपने तरीके से कुछ बोल रहे थे, किंतु आपके साथ, आपके सामने जो सीट में बैठे हैं, इनका रिलेशन कैसे होगा, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। हमको सबको इतना ही कहना है, जैसे हम अभी अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा से नहीं, मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं साइडवेज रखकर। आप लोग सब कोई, आपका जो वक्तव्य है, पहले तो ये सोचिएगा घर में बैठकर जब आप लोग मीटिंग करते होंगे किसान संगठन में, जो आप लोग पहले कैसे एक होइएगा, आपका कोऑपरेटिव पूरा इंडिया को टच कैसे करेगा, हर नागरिक को कैसे टच करेगा,
हर परिवार को कैसे टच करेगा, ताकि आज जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे के सामान दे के चीज़ खरीद रहे हैं, अगर हम लोग ही आपको सब्सिडी दे देते हैं तो हम लोग सामान हो सकता है 5 रुपये में खरीदे जो चीज़ आज 20 रुपये में खरीद रहे हैं। अगर आपका पूरा कॉस्ट प्राइस ही दे दें, आपको प्रॉफिट भी दे दें, तब तो हम लोग का हर चीज़ का दाम कम जाएगा। यही एग्रीकल्चरल सेक्टर को सर्व करने के लिए जितने भी दिहाड़ी मजदूर बाहर गए हुए हैं, उन लोग यही सामान बेचने के लिए शहर में आके अपना प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। तो उनको कोई भी शहर में जाके फैक्ट्री में कम दाम में काम कर बॉन्डेड लेबर बन के काम नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लड़के लोग अभी बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में काफ़ी हज़ारों आदमी का तो सॉल्ट लेक में ही नौकरी गया है। अगर इनका ब्रेन यूज़ किया जाए तो बड़े बड़े मॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं, जहाँ पर जाके हम लोग ये सब्ज़ी बेच कर प्रॉफिट कर कर इनको भी नौकरी दे सकते हैं। द टाइम हैज़ अराइव्ड, इट इज़ ऑलरेडी टू लेट टू थिंक न्यू। और जितने भी हमारे ब्रेन पावर है, जिनके पास पैसा भी है, फ्लैट्स भी है, दिमाग भी है, वो लोग घर में बैठ के नौकरी नहीं मांग कर आप लोग एक होकर नौकरी भी क्रिएट कीजिए ना। व्हाट इज़ द हार्म इन दैट? गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सेइंग दैट, बट गवर्नमेंट कैनॉट इम्प्लीमेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव द ब्रेन टू डू इट। इट इज़ डन बाय ब्यूरोक्रेट्स। अगर इंटरप्रेनर आदमी लोग 100 करोड़ आदमी का प्रेशर रहे हरदम कुछ नया करने का, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो तो आपके माध्यम से ही होगा, तो वो तो आप लोग ही चलाइएगा। तो आप वाई आर यू एक्सपेक्टिंग वन राहुल, वन मोदी जी टू रन द कंट्री? दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। वाई नॉट ए अरुण रिजू रन द कंट्री? वाई नॉट आप सिंह जी? आप लोग आइए गवर्नमेंट को रन करने के लिए। वाई विल यू क्वेश्चन ओनली? अगर आपका क्वेश्चन है तो पार्लियामेंट में आकर उसको सॉल्यूशन भी दीजिए ना। आपके पीछे तो इतने करोड़ किसान लोग खड़े हुए हैं। गिव इट ए न्यू शेप, give it a new thinking. That's what I would like to say from Bhavna Mukh. Keep subscribing us, keep sharing us, but do think new. Thank you very much. तीसरा जो कानून है इनका, जरूरी वस्तु संबंधी इन्होंने एक संशोधन कानून लाया है 2020। ये समझना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ किसानों की लड़ाई है, मोदी सरकार ने अब ये कर दिया कि 2 तरह की वस्तुएं हम रसोई के लिए लाते हैं। एक तो पेरिशेबल गुड्स है, जिन्हें हम कहते हैं कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं। एक नॉन पेरिशेबल गुड्स है, जिसका मतलब है जो जल्दी खराब नहीं होती। अब सरकार ने यह कर दिया कि जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, अगर उसकी कीमत 100% बढ़ेगी तब सरकार उसे महंगाई मानेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्याज का दाम इस साल 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, अगले साल अगर 120 हो जाए, सरकार तब महंगाई मानेगी, 119 को महंगाई नहीं मानेगी। 119 को महंगाई नहीं मानेगी। और अब 119 का उससे अगले साल डबल कर लीजिए, तो कहां जाएगा? 250 के करीब जाएगा ना, 240 रुपए के करीब जाएगा ना प्याज का दाम। तो अब ये कानून किसके खिलाफ है? सिर्फ किसानों के खिलाफ है? ये हर उस आदमी के खिलाफ है जिसको खाना चाहिए। तो फिर इसके खिलाफ हर उस आदमी को मैदान में आना होगा जिसको खाना खाना है। जो रोटी के बिना जिंदा रह सकते हैं वो घर में बैठे रहे। इसी तरह उन्होंने कहा जो नॉन पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं नहीं है, जैसे दाल है। दाल की कीमत अगर इस साल 100 रुपए है, अगले साल अगर 150 रुपए हो जाएगी, 50% बढ़ जाएगी, तब सरकार उसे महंगाई मानेगी। अगर 149 रहेगी तो सरकार उसे महंगाई नहीं मानेगी। यह सबसे खतरनाक कानून है, जो तीसरा कानून है 3 कृषि कानूनों में से। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, সমাজের সামাজিক দিকগুলো দেখলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স অর্থাৎ যারা পিআইএ পেয়েছেন, ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে, মিনিস্ট্রি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তো আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে, বিভিন্ন ফার্মকে, বিভিন্ন কনসালট্যান্টকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।
তাদের প্রজেক্ট এনে দেওয়া, তাদের ফান্ড নির্মাণ করে দেওয়া, তাদের সমাজের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের তরফ থেকে, পিআইএর তরফ থেকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি যাতে সমস্ত সোসাইটির সেক্রেটারিরা বা প্রজেক্ট যারা করেন বা যাদের চ্যারিটেবল আছে বা যাদের কনসালটেন্ট ফার্ম আছে তারা আসুন, আসলে তাদের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার, যত রকম প্রজেক্ট দেওয়ার আমরা দিতে বাধ্য থাকব। সকলকে অভিনন্দন রইল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে।